सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान, आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हमने अब तक की कक्षाओं में जयशंकर प्रसाद जी के ध्रुव स्वामिनी नाटक पर चर्चा की है, जिसमें आज हम द्वितीय अंक की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, प्रथम अंक की जो कथा है वो हम पहले अपने ई क्लासों में कर चुके हैं। आज हम सीधे द्वितीय अंक पर आते हैं और जो दूसरा जो अंक है उसमें सकराज और उससे संबंधित जितने भी उसके मंत्रीगण हैं और वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके संदर्भ में वहाँ का पूरा वातावरण है। देखिए किस तरह से द्वितीय अंक की शुरुआत होती है। शक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दालान, बीच में दो छोटी छोटी सीढ़ियाँ, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन है बैठने के लिए। देखिए बिल्कुल एकदम इस तरह से शब्दावली है जो एक तरह से हम पढ़ते पढ़ते उस का एक बिंब यानी एक चित्र खींचता जाता है। प्रसाद जी की ये खास विशेषता है। बीच के दो खंभे खुले हुए हैं, उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्र बने हुए हैं, तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे पड़े हुए हैं। यानी उस वहाँ जो व्यवस्था है, वहाँ की वेशभूषा है, वहाँ का रखरखाव है, वहाँ की व्यवस्था है, वो सारी यहाँ आप शब्दों के माध्यम से एक चित्र खड़ा करते हुए उसे देख सकते हैं। सामने बीच में छोटा सा आंगन की तरह जिसके दोनों ओर क्यारियाँ हैं, उसमें दो चार पौधे और लताएं फूलों से लदी हुई दिखाई पड़ती हैं। ये वहाँ की व्यवस्था है। किस तरह का द्वितीय अंक की शुरुआत है। वहाँ पर एक महिला पात्र बैठी है, कोमा, जो सकराज से प्रेम करती है, उसकी प्रेयसी है और सकराज की रानी बनना चाहती है। लेकिन सकराज का जो मन है वो ध्रुव स्वामिनी पर आया हुआ है, इसलिए वो अपने इस अभिमान में चूर है। उसे यह घमंड है कि मैं अब सब पर विजय प्राप्त करके ध्रुव स्वामिनी को अपनी रानी बना लूँगा। इसलिए कोमा है वो मन ही मन सकराज से प्रेम करती है। और देखिए कोमा क्या कह रही है। कोमा धीरे धीरे पौधों को देखती हुई प्रवेश करके, इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रूखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। यानी किसी भी चाहे पौधा हो, चाहे वो समाज का कोई संबंध हो, संबंधों को भी यदि हम प्रेम से नहीं सींचेंगे तो वो सूखते चले जाएंगे। अर्थात हम एक दूसरे को जब तक प्रेम नहीं देंगे तो हम आपस में करीब नहीं होंगे और हम एक दूसरे के मध्य दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। उसी प्रकार जिस प्रकार पौधे भी बिना सींचे अपनी सुंदरता नहीं दिखाते, वैसे ही संबंध होते हैं समाज में कि उनमें भी प्रेम होना आवश्यक है। देखकर आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं, इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए हैं। आगे देखिए, खिलखिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं, सोचकर ठीक इधर कई दिनों से महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं। वो महाराज के बारे में सोच रही है, सकराज के बारे में, कि वो अपने युद्ध में व्यस्त हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और मैं भी यहाँ नहीं आई तो फिर इनकी चिंता कौन करता। उस दिन मैंने यहाँ 2 मंच और भी रख देने के लिए कह दिया था, पर सुनता कौन है। मंच बैठने के लिए, चौकी जिसको हम बोल सकते हैं। सब जैसे रक्त के प्यासे हैं, यानी ये लोग तो प्रेम की भाषा जानते ही नहीं हैं और एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। प्राण लेने और देने में पागल हो रहे हैं कि या तो अपना
जीवन समाप्त करो या दूसरे का जीवन ले लो। वसंत का उदास और अलस पवन आता है, चला जाता है, कोई उस स्पर्श से परिचित नहीं है। यानी चीज़ें आती हैं, चली जाती हैं जीवन में, अच्छाई बुराई, अच्छे दिन बुरे दिन, लेकिन व्यक्ति यदि उनसे सबक नहीं लेता है तो उसके लिए सब बेकार है। ऐसा तो वास्तविक जीवन नहीं है। सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती है। प्रणय, प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आँखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, यानी तेज प्रकाश पुंज ये जब आँखों में उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी स्पष्ट हो जाती हैं। यानी जब हमारे मन में किसी के प्रति साफ स्वच्छ सुथरी छवि बनती है, तब हम उसका दीदार यानी उसके दर्शन अच्छे से कर पाते हैं। केवल वही हो, पागलपन, भूल हो, दुख मिले, प्रेम करने की एक ऋतु होती है। यानी वो जो प्रणय है, जो प्रेम है, उसके बारे में सोच रही है कि हम किसी एक व्यक्ति के प्रति हम क्यों इतने मोहित हो जाते हैं, उसका एक व्यक्ति के प्रति इतना लगाव हमें क्यों हो जाता है कि हम पागलपन के शिकार हो जाते हैं, भूल कर बैठते हैं और हमें बहुत सारे दुख भी उसमें मिलते हैं। उसमें चूकना, उसमें सोच समझ कर चलना दोनों बराबर हैं। प्रेम में ज़्यादा सोच समझ नहीं चलती, ज़्यादा शयानापन भी नहीं चलता, इसलिए प्रेम दो तरफा होना चाहिए। सुना है दोनों ही संसार में चतुरों की दृष्टि से मूर्ख बनते हैं। तब कोमा तू किसे अच्छा समझती है? कोमा सोचती है कि इस संसार में प्रेम करने वाला या तो बहुत चतुर होता है या बहुत मूर्ख समझा जाता है। आगे देखिए, चुप होकर आंखें बंद करके तन्मय होकर बैठ जाती है। उसी समय शकराज का प्रवेश होता है। शकराज वहाँ जाते हैं, हाथ में एक लंबी तलवार लिए हुए चिंतित भाव से आकर इस तरह से वो खड़ा होता है जिससे कि वह कोमा को देख ही नहीं पाता। और जब हम किसी व्यक्ति को देख नहीं पाते और वहाँ कुछ चर्चा करते हैं तो वो उसकी वास्तविक स्थिति होती है कि वो किसी व्यक्ति के बारे में सचमुच क्या बोलना चाहता है। और यदि हम किसी व्यक्ति को देख लेते हैं तो फिर हम उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। शकराज कह रहा है, खिंगल अभी नहीं आया। खिंगल जिसको भेजा था, संदेश लेकर जो गया था रामगुप्त के पास, संधि पत्र लेकर गया था, वो खिंगल अभी नहीं आया। क्या वह बंदी तो नहीं कर लिया गया? उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यदि वे अंधे नहीं हैं तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी हुई विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। सोचकर विपत्ति, यानी वो अंधे नहीं हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि शकराज ये सोच रहा है कि रामगुप्त को अब सिर्फ और सिर्फ उसके सिर पर मौत दिखाई देनी चाहिए, इसलिए उसे उसका संधि पत्र स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि उसने स्वीकार नहीं किया उसे, तो इसका मतलब वो क्या है? अंधा है, क्योंकि विपत्ति उसके सामने खड़ी है और वो फिर भी संधि पत्र स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह की बातें, इस तरह की सोच उसके दिमाग में घूम जाती है। फिर वह सोचता है, सोचकर कहता है, विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं है, हम लोगों को भी तो रक्त की नदी बहानी पड़ेगी कि यदि उन्होंने इनकार कर दिया इस संधि को मानने से, तो हमें भी तो रक्त बहाना पड़ेगा, लोगों को की लाशें उतारनी पड़ेंगी, लाशें करनी पड़ेंगी। यानी युद्ध हुआ तो बहुत सारे जो सैनिक हैं उनका वध होगा और यहाँ पर खून की नदियाँ बह जाएंगी। चित्त बड़ा चंचल हो रहा है, तो बैठ जाऊं, इस एकांत में अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूं। इधर देखता है, सोच रहा है कि मन बड़ा शांत है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह की बातें वो उस अपने दिमाग में सोचता है। कोमा आहट पाकर उठ खड़ी होती है।
उसे देखकर अरे कोमा कोमा एकदम से ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसने कोमा को देखा ही नहीं है। कोमा हाँ महाराज क्या आज्ञा है? सकराज कहता है उसे स्निग्ध भाव से देखकर, प्रेम भाव से, आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा नहीं दूंगा। तुम रूठी हुई सी क्यों बोल रही हो? यानी जो कोमा का जो स्वर है उसको सकराज पहचान लेता है कि क्या अनहोनी होने वाली है और उसमें सकराज के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको सोचकर देखिए कोमा भी विचलित है। वो भी सकराज की जो सलामती है वो चाहती है कि वह सही सलामत रहे और इससे मैं विवाह करके मैं इसकी रानी बनूं। तो इस तरह से देखिए जो आज का जो द्वितीय अंक है उसकी जो पहली व्याख्या है यहाँ समाप्त होती है। हम मिलेंगे दूसरी व्याख्या में, तब तक जय हिंद जय भारत।